आज की दुनिया में जब भी हम खबरें देखते हैं ना, तो कुछ देशों की छवि हमारे दिमाग में पहले से ही तय होती है। दुनिया जिस ईरान को एक विलेन या एक सबसे विवादित देश मानती है, क्या वो सच में हमेशा से ऐसा ही था? ये सवाल बहुत ही दिलचस्प है ना? या फिर इस पूरी कहानी में कुछ ऐसे पन्ने हैं जिन्हें जानबूझकर फाड़ दिया गया है? आज के इस गहन विश्लेषण में हमारा मिशन इसी को समझना है। आज हमारी चर्चा का आधार अभी एंड न्यू के एक YouTube वीडियो की स्क्रिप्ट है। हम ईरान के पिछले 100 सालों के इतिहास की परतें खोलेंगे और समझेंगे कि कैसे एक देश को सिस्टमैटिक तरीके से विलन बनाया जाता है। बिल्कुल, ये वाकई एक ऐसा विषय है जो आज की राजनीति को समझने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन इस गहरी चर्चा में आगे बढ़ने से पहले एक बात स्पष्ट कर देना बहुत आवश्यक है। हाँ, वो बहुत जरूरी है कि हमारे इस शो का उद्देश्य किसी भी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन करना या पक्ष लेना कतई नहीं है, चाहे वो वामपंथी हो या दक्षिणपंथी। बिल्कुल सही कहा। हमारा काम केवल वीडियो स्क्रिप्ट में दी गई जानकारी और तर्कों को पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से सामने रखना है। एग्जैक्टली, हमारा काम सिर्फ तथ्यों का विश्लेषण करना है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए हमें कूटनीति की एक पुरानी कहावत को देखना होगा। वॉशिंगटन की उस 100 साल पुरानी कहावत की बात कर रही हैं आप? हाँ, बिल्कुल वही। तो वो कहावत है कि जो ईरान को कंट्रोल करता है वो भविष्य की एनर्जी लाइफलाइन को कंट्रोल करता है। अगर हम भूगोल को देखें तो ईरान की अहमियत तुरंत समझ आ जाती है, क्योंकि वो रूस के काफी करीब है। जी, ये रूस के करीब है और यहां से पूरे मिडल ईस्ट पर आसानी से नजर रखी जा सकती है। और सबसे बड़ी बात, इसके पास अथाह तेल है। लेकिन यही तेल ईरान के लिए एक वरदान से ज्यादा एक बहुत बड़ा श्राप बन गया। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। ये श्राप असल में कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी। स्रोत के अनुसार इसकी शुरुआत 1901 के डार्सी कंसेशन से हुई थी। डार्सी कंसेशन? हाँ, ये इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल। विलियम नॉक्स डार्सी और ईरान के शाह के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। इस अग्रीमेंट ने ब्रिटेन को ईरान से तेल निकालने का एक्सक्लूसिव अधिकार दे दिया। इसे समझाने के लिए ना, लगान फिल्म का उदाहरण सबसे बेहतरीन लगता है। लगान का उदाहरण यहाँ बिल्कुल सटीक बैठता है ना? संसाधन ईरान के थे, मजदूर ईरान के थे, लेकिन सारा मुनाफा ब्रिटेन का था, क्योंकि शाह ने यूरोप से जो भारी कर्ज लिए थे अपनी ऐशो आराम की जिंदगी के लिए, उन्हें तेल के पैसों से चुकाया जा रहा था। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है 1931 का एक चौंकाने वाला आंकड़ा, वो मुनाफे और टैक्स वाला आंकड़ा ना। जी हाँ, स्रोत में बताया गया है कि 1931 में एंग्लो इरानियन ऑयल कंपनी का प्रॉफिट लगभग 3,66,000 पाउंड था, लेकिन उन्होंने ब्रिटेन को 1 मिलियन पाउंड टैक्स के रूप में दिए। मुनाफे से 3 गुना ज्यादा टैक्स? बिल्कुल, मुनाफे से ज्यादा टैक्स। ये विशुद्ध एक्सप्लॉयटेशन था, मतलब खुली लूट थी। और वो भी उस जमीन से जहां के लोग गरीबी में जी रहे थे। एग्जैक्टली, सारा विकास ब्रिटेन में हो रहा था और इसी लूट ने ईरानियों के मन में पश्चिम के प्रति गहरे अविश्वास के बीज बो दिए। और फिर यही अविश्वास एक बड़े बदलाव का कारण बना। हम कहानी को 1951 में लाते हैं। यहीं से ईरान में लोकतंत्र की एक छोटी सी झलक देखने को मिलती है, जब मोहम्मद मुसाद्दिक प्रधानमंत्री बने। मुसाद्दिक एक बहुत ही अहम किरदार है इस पूरी कहानी में। हाँ, और उन्होंने सत्ता में आते ही एक बहुत सीधा सवाल पूछा। अगर ईरान के पास दुनिया का सबसे ज्यादा तेल है, तो ईरान इतना गरीब क्यों है? और इसी के चलते उन्होंने तेल का राष्ट्रीयकरण कर दिया। राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन। इसका मतलब था कि ईरान के तेल पर सिर्फ ईरान का हक है। अब इसके बाद जो हुआ वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक बहुत काला पन्ना है। ब्रिटेन को ये बात हजम नहीं हुई होगी। बिल्कुल नहीं। ब्रिटेन का ईगो बहुत बुरी तरह हर्ट हुआ, लेकिन वो अकेले कुछ कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA की मदद ली। और फिर 1953 में ऑपरेशन अजाक्स को अंजाम दिया गया। जी, ऑपरेशन अजाक्स के जरिए CIA और MI6 ने मिलकर एक लोकतांत्रिक रूप से चुने गए नेता का तख्ता पलट कर दिया। सड़कों पर दंगे करवाए गए पत्रकारों को खरीदा गया। हाँ, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो स्रोत का एक बहुत बड़ा तर्क सामने आता है। पश्चिमी देशों ने ऐतिहासिक रूप से अक्सर उन्हीं लोकतंत्रों का समर्थन किया जहां नेता भ्रष्ट और कंट्रोल करने लायक थे, मतलब जो उनके इशारों पर नाच सके। सही कहा। मुसाद्दिक अपनी ईमानदारी पर अड़े थे, वो बिकने को तैयार नहीं थे, इसलिए उन्हें रास्तों से हटा दिया गया। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है,
क्योंकि मुसद्देक को हटाने के बाद ईरान का कंट्रोल वापस शाह के हाथों में आ गया और शाह पूरी तरह से अमेरिका के पपेट की तरह काम कर रहे थे। एक कठपुतली की तरह। बिल्कुल। उन्होंने ईरान को बहुत तेजी से पश्चिमी रंग में रंगने की कोशिश की। सतह से देखने पर यह विकास लग रहा था। महिलाओं को शिक्षा मिली, ड्राइविंग की आज़ादी मिली, यहाँ तक कि बिकनी पहनने तक की छूट मिल गई थी। लेकिन ये सब एक खोखला भ्रम था। शाह अपनी ही जमीनी हकीकत से पूरी तरह कट चुके थे। वो कैसे? इस एनालिसिस में सऊदी अरब के किंग फैसल की एक चेतावनी का जिक्र है। किंग फैसल ने शाह को कहा था कि आप फ्रांस में नहीं, ईरान में हैं। यहाँ की 90% आबादी मुस्लिम है। मतलब शाह ये भूल गए थे कि संस्कृति को रातों रात थोपा नहीं जा सकता। बिल्कुल। और इसके साथ ही वहाँ भारी भ्रष्टाचार था। शाह की अपनी एक कुख्यात सीक्रेट पुलिस थी, सावाक। सावाक की क्रूरता के किस्से तो स्रोत में बहुत भयानक बताए गए हैं। हाँ, जो भी विरोध करता, सावाक उसे बेरहमी से कुचल देती थी। टॉर्चर करना आम बात थी। और इस वजह से जनता के बीच शाह और अमेरिका के खिलाफ भयंकर गुस्सा पनप रहा था। और यही गुस्सा 1979 की इस्लामिक क्रांति के रूप में फटा। आयतुल्लाह खुमैनी 14 साल के वनवास के बाद जनता के हीरो बनकर उभरे। 1979 का वो दौर बहुत क्रिटिकल था। 1978 में जब एक अखबार ने खुमैनी को देशद्रोही कहा तो सड़कों पर सैलाब आ गया था और अमेरिका ने वियतनाम युद्ध के बाद के डर से शाह की मदद करने से भी इनकार कर दिया। अमेरिका ने शाह का साथ छोड़ दिया। और फिर जब जनमत संग्रह हुआ तो 98.2% लोगों ने इस्लामिक रिपब्लिक के पक्ष में वोट किया। 98.2%। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। क्या सच में इतने लोग कट्टरपंथी विचारधारा के समर्थक थे? यही समझने वाली बात है। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि सभी खुमैनी के फैन थे। उस क्रांति में लिबरल, छात्र, कम्युनिस्ट सब शामिल थे। तो फिर उन्होंने वोट क्यों दिया? क्योंकि हर विचारधारा के लोग शाह से इतनी बेतहाशा नफरत करते थे कि उन्हें उस वक्त शाह से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी मंजूर था। उन्हें लगा कि खुमैनी बस एक जरिया है। पर उनका ये सोचना बहुत बड़ी भूल साबित हुआ, क्योंकि खुमैनी ने सत्ता में आते ही सारी शक्तियां अपने हाथों में ले लीं। बिल्कुल। स्रोत में बताया गया है कि कैसे एक गार्डियन काउंसिल की स्थापना हुई और इस काउंसिल को 3 असीमित शक्तियां दी गईं, जो किसी भी लोकतंत्र को मजाक बना सकती हैं। वो 3 शक्तियां बहुत अहम थी। हाँ, पहली, संसद के किसी भी बिल को वीटो कर देना। दूसरी, चुनावों को पूरी तरह सुपरवाइज करना। और तीसरी, किसी भी कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर देना। इसका सीधा सा मतलब था कि धर्म को देश और कानून के ऊपर रख दिया गया। और धीरे धीरे हालात ऐसे हो गए कि मानवाधिकारों के मामले में ये शाह के दौर से भी बदतर हो गया। जिस आज़ादी के लिए लोगों ने क्रांति की थी, वो आज़ादी ही छिन गई। अब अगर हम आज के आधुनिक ईरान की बात करें 1989 के बाद, जब अली खामेनी का दौर शुरू हुआ, तो स्रोत के अनुसार ईरान के अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 होने के 3 मुख्य कारण बताए गए हैं। वो 3 कारण आज की जियोपॉलिटिक्स को डिफाइन करते हैं। पहला है उनका परमाणु कार्यक्रम। ईरान कहता है कि ये ऊर्जा के लिए है, लेकिन पश्चिम इसे हथियार मानता है। और दूसरा बड़ा कारण है प्रॉक्सी नेटवर्क। हाँ, हमास, हिजबुल्लाह और हूती विद्रोही, जिन्हें ईरान फंड करता है। ये प्रॉक्सी नेटवर्क ईरान सीधे युद्ध लड़ने के बजाय इस्तेमाल करता है। और तीसरा कारण है वो नारा डेथ टू अमेरिका। हालांकि खामेनेई ने इसे सिर्फ अमेरिकी नेताओं और नीतियों के खिलाफ बताया था, ना कि आम नागरिकों के खिलाफ। लेकिन ईरान के भीतर जो भयानक क्रैकडाउन हुए हैं, वो एक अलग ही तस्वीर पेश करते हैं। जी, ईरान के अंदरूनी हालात बहुत खराब हैं। स्रोत में 2022 के महसा अमीनी प्रोटेस्ट का जिक्र है, जहां 348 लोग मारे गए थे, जिनमें 50 बच्चे भी शामिल थे। और 2025-26 के हालिया प्रोटेस्ट, जहां 7,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जनता अपने ही सिस्टम से दम घुटता हुआ महसूस कर रही है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि इस पूरी कहानी में असली विलेन है कौन? आप चार्ली किर्क वाले तर्क की बात कर रहे हैं। जी हाँ। स्रोत ने दक्षिणपंथी कमेंटर चार्ली किर्क का हवाला दिया है, जो मानते हैं कि अमेरिका ने ही 1953 में तख्ता पलट कर इस पूरी समस्या को जन्म दिया था। मतलब वो ओरिजिनल सिन था। बिल्कुल। स्रोत ये सवाल पूछता है कि क्या अमेरिका का आज ईरान का विरोध करना जायज है, जबकि इराक और यमन में उसके अपने हाथ खून से सने हैं। तो इस सबका आखिर मतलब क्या है? हम इससे क्या सीख सकते हैं? ये एक बहुत गहरा सवाल है। इस एनालिसिस के आखिरी हिस्से में इसे भारत से बहुत ही सटीकता से जोड़ा गया है। 8वीं सदी में ईरान के मूल निवासियों यानी पारसियों को अपना देश छोड़कर भारत आना पड़ा था। और स्रोत यह तर्क देता है कि अगर आज़ादी के बाद भारत के पास अपना स्पेस
और न्यूक्लियर प्रोग्राम ना होता तो शायद अमेरिका भारत को भी एक पपेट बना चुका होता। ये दिखाता है कि भू राजनीति में सेल्फ रिलायंस होना कितना जरूरी है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरे सफर को समेटें तो दिखता है कि कैसे तेल की एक बूंद ने एक पूरे देश की नियति तय कर दी। ब्रिटिश लूट से लेकर एक खत्म किए गए लोकतंत्र तक, फिर शाह के पश्चिमी भ्रम और अंततः एक सख्त धार्मिक शासन तक। ये सफर दिखाता है कि भू राजनीति में कोई भी घटना रातों रात नहीं होती। और श्रोताओं को ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज हम जो भी खबरें देखते हैं उनकी जड़ें इतिहास के इन्हीं पन्नों में दबी होती हैं। सही कहा। इस विश्लेषण के अंत में स्रोत की एक बहुत ही पावरफुल लाइन का जिक्र करना चाहूंगा। जब तक शेर अपना इतिहास लिखना नहीं सीखता, तब तक इतिहास हमेशा शिकारी का ही महिमा मंडन करेगा। ये बहुत ही गहरी बात है। हाँ, लेकिन मैं श्रोताओं के सामने एक नया और उत्तेजक विचार छोड़ना चाहता हूं। आज के इस डिजिटल युग में जहां हर देश और हर समूह के पास अपनी कहानी दुनिया तक पहुंचाने का साधन है, क्या कोई सच में सिर्फ शेर या सिर्फ शिकारी रह गया है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, या क्या हम एक ऐसे दौर में पहुंच गए हैं जहां दोनों ही पक्ष इतिहास को इतनी बार फिर से लिख रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए विशुद्ध सच्चाई खोजना लगभग असंभव हो जाएगा? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो हम सबको गहराई से विचार करने पर मजबूर करता है। हम श्रोताओं को इसी अहम सवाल के साथ छोड़ते हैं। इस ऐतिहासिक और रणनीतिक विषय के गहन विश्लेषण से जुड़ने के लिए धन्यवाद। भविष्य में ऐसे ही और गहन विश्लेषणों के लिए उत्सुक रहें।